जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे भाई। इसमें हम स्पेशल जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। लेकिन इससे पहले इसका जो सवाल का जवाब है ये आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आइए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखिए गाइस, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 से। क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था। देखिए यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। देखिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ये 1906 में देहरादून में हुई थी। इसे पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है। भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विनोबा भावे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन के जो अग्रणी हैं ये है विनोबा भावे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सूरत के सत्र में 1907 यानी कि 1907 में जो गाइस सूरत अधिवेशन हुआ इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सूरत सत्र में। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो आप क्या कहेंगे, इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है, संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ, इसके नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गाइस, संथाल विद्रोह इसके नेता कौन थे, सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा, सिद्धू मुर्मू। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी सिद्धू मुर्मू बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 128 है, नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित किया था। अब इतना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे इनका जो गाइस मेन काम हुआ करता था ये गोवा में हुआ करता था। तो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन गोवा में। इन्होंने अपने मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे बाद में जो जाने वाले थे वो पुर्तगाली ही थे और इन्होंने सबसे बाद में ही गोवा को आज़ाद किया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुर्तगाली जो हैं ये भारत कब आए थे, इसका आंसर आप बताएंगे। पुर्तगाली भारत कब आए थे। क्वेश्चन नंबर 129 है, जल्दी से बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1498 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली जो है भारत में 1498 में आए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारियों में जो थे वो पुर्तगाली ही थे। 1498 में पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि एक नाविक था, ठीक है। वो भारत आया और उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार मांगा और उसे अधिकार मिल गया। इसके पश्चात क्रमशः डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए। अगला सवाल है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत जो है ये किसने लिखा। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया सवाल है, अमान सोनार बांग्ला जो है ये किसने लिखा। भाई अमान सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक्सप्लेन थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। जो ये अमार सोनार बांग्ला है ये 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। पहली बार सितंबर 1905 में बंग दर्शन नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था। इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि यूपीएसआई परीक्षा में पूछा भी गया है। देखिए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये कहाँ स्थापित हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़ में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को प्रभाषित किया। आपको ये बताना है कि खालसा पंथ की नींव जो है ये किसके द्वारा रखी गई और इसके जो 5 प्रतीक हैं यह परिभाषित किसके द्वारा किया गया। बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा। भाई समझिएगा थोड़ा सा। खालसा पंथ की नींव जो है ये रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 5 प्रतीक जो हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही प्रभाषित किए गए थे, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। What was this secret society of revolutionaries organized by वी.डी. सावरकर in 1904 known is। मेरे प्यारे भाई वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत संगठित जो संगठन है इसकी स्थापना की गई, जो कि क्रांतिकारियों का एक समुदाय हुआ करता था, गुप्त समुदाय। तो ये है अभिनव भारत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। यूपीएसआई में ये भी पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि महल वाली प्रणाली जो है इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो याद रखिएगा 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी अवधारणा जो है ये दी गई थी, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित जो केसरी समाचार पत्र है इसकी कौन सी भाषा है ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन मराठी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किस वर्ष स्थापित हुआ। आपको बताना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1906 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। जो भी डियर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं ये कौन सी व्यवस्था और कैसे क्या कहते हैं। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका समझिए। कृषक से एकत्रित भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भारत के लगभग 51 भूभाग पर लागू की गई थी। अगला सवाल है आपके सामने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की। इसका आंसर आप बताएंगे। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है ये 1839 में हुई। इसकी स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए आपका जो है यह बिल्कुल राइट, करेक्ट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की जो शुरुआत है ये किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V.R. अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं B.R. अम्बेडकर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? जब 1857 की क्रांति शुरू हुई और इसकी शुरुआत जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। मेरे प्यारे भाई उस समय मुगल शासक जो थे ये थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आप समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय जब 1857 की रिवॉल्यूशन हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे ये थे पामस्टर्न। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? बताएंगे, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तुर्की में। ए ऑप्शन भाई थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, जो क्रांतिकारी है विद्रोह, गदर पार्टी विद्रोह है, इसकी स्थापना जो है ये अमेरिका में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेन है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना जो है ये अमेरिका यानी यूएसए में की गई। गदर पार्टी भारत को अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसको आप ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी आपका यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो क्या हो सकती है? देखिए, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है, या तो एक गांव हो सकता है या फिर गांवों का एक समूह हो सकता है जिसे आप मौजे के नाम से कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट जो है यह किसने तैयार किया था? देखिए, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा या ड्राफ्ट जो है ये तैयार किया गया था जेपी नारायण के द्वारा। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेपी नारायण के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए यहाँ पे सही आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई 1834 में यानी 1834 में भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता जो है ये मैकाले के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैकाले के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? यूपीएससी परीक्षा में यह भी सवाल पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? बहुत बढ़िया, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन ने। अगला सवाल है कि कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यूपीएससी बैच 2017 में पूछा गया सवाल है।
कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान है जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए, जो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे या फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये जो है इनके शासनकाल में जितने भी कार्य हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे बंगाल में द्वैध शासन जो है ये इसकी समाप्ति जो है किसने की थी, तो 1772 में ये जो है ये इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ये 1774 में इन्हीं के शासनकाल में हुई। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो है यह 1775 से 1882 के मध्य 1775 से 1782 के मध्य हुआ और ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुई थी। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1780-84 के बीच हुआ, ये भी हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, ये जो है ये कहाँ किसके समय में लाया गया था, तो ये भी हेस्टिंग्स के समय में ही लाया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है 148 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। एकला चलो रे ये किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमार सोनार बंगला ये भी लिखा गया है। चित जेठा भय शून्य ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भाई हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं लिखा गया है, राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, कदम कदम बढ़ाए जा। मेरे प्यारे भाई जो कदम कदम बढ़ाए जा ये आज़ाद हिंद फौज के जो मतलब सेना नायक हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनके फौज में ये उनके कदम ताल का गीत हुआ करता था, कदम कदम बढ़ाए जा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और इसको लिखा किसने है, इसको आप देख लीजिए 1942 में कप्तान राम सिंह के द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। इसका आंसर आप बताएंगे। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, देवबंद आंदोलन से। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, देवबंद आंदोलन। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहे हैं इसको समझिए। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारतीय कौन हैं। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारतीय जो हैं ये हैं किशोरी मोहन गांगुली। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, किशोरी मोहन गांगुली। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी। बहुत गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गुरु हरराय ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर राष्ट्रवादी या युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था, 1906 में शुरू भी हुई। देखिए युगांतर पार्टी जो है ये 1906 में शुरू हुई, इसमें कौन सदस्य नहीं थे आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है गाइस ये इसके सदस्य नहीं थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे। देखिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये पैंथी लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन के तीनों थे। तो सही आंसर हो जाएगा PQR, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, PQR सभी। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। भाई अब अगर आपको लग रहा है कि मेहनत करें, जी करता है तो लाइक कर दो, अगर जी नहीं करता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास आपकी स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और भाई जी करता है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है,
खिलाफत दिवस मनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लंबा चौड़ा पूछा जा रहा है, 2017 में पूछा गया था। 2017 में बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। हमारे हिसाब से एक तरीके से कहा जाए तो 2021 में लुल्लू वाले सवाल पूछे गए, लेकिन 2017 में अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। 2017 में पूछा गया था यूपीएससी परीक्षा में, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 में और मई 1946 के बीच INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इस जो मुकदमे है इंडियन नेशनल आर्मी का, ये गाइस लाल किले मुकदमे के रूप में भी लोकप्रिय है। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 26 जनवरी 1930 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद लेने गए थे? किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जर्मनी से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, टोडरमल को। ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल असेंबली बम कांड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली बम कांड में ए ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका समझ लीजिए। भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड मामले में गिरफ्तार किया गया। साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और उनके मित्र बटू केसर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। उनके खिलाफ मुकदमा जो है 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिल्टन की अदालत में चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन भाषा समूह जो है किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इंडो यूरोपियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा बेसर शैली का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेसर शैली। अगला सवाल है कि हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? गजब का सवाल है, जल्दी से बताइए। जैसा आप जानते हैं कि हम्पी जो है गाइस ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था और ये वर्तमान में कर्नाटक से संबंधित है। और इसे किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 1986 यानी कि 1986 में। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए कि मोन खमेर भाषा समूह डैश से संबंधित है? मोन खमेर भाषा समूह जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मोन खमेर भाषा जो है ये आपका ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ऑस्ट्रो एशियाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीएससी 2021 में घना आसान सवाल पूछा गया। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? देखो मकर संक्रांति का त्यौहार जो है ये जब मकर रेखा में प्रवेश करता है सूर्य, तो उस समय ये गाइस एक तरीके से मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
और मकर संक्रांति का त्यौहार जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी में मनाया जाता है, लगभग वही 13-14 जनवरी के बीच में। देखो, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है और जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये सूर्य देव को समर्पित होता है। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जो सर्दियों के महीनों के अंत एवं लंबे दिनों की शुरुआतों का एक प्रतीक होता है। मकर संक्रांति को अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश और बिहार में तो खिचड़ी के नाम से जानते हैं, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जानते हैं, गुजरात में पतंग महोत्सव और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। जो खिचड़ी महोत्सव है या फिर आप मकर संक्रांति कह सकते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीएसआई एएसआई में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का एक रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच वगैरह शामिल हैं। सही आंसर हो जाएगा संकीर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संकीर्तन, ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में कथक नृत्य के या फिर की एक शास्त्रज्ञ हैं। कहने का मतलब है कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रीय कौन है, यानी कि भारत में कथक नृत्य का एक मुख्य इसमें से कौन से हैं, बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए समझिएगा, जो कथक है ये भारत में उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित हो जाएंगे पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम और ओडिसी से, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये कथक से और उदय शंकर जो हैं ये आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा मलयालम के अलावा महल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। आपको बताना है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य इसमें से कौन सा है। ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य इसमें से कौन सा है, राइट हो जाएगा आपका घुमूरा। घुमूरा जो है भाई ये ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घुमूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बगरू में हाथ की छपाई और प्रसिद्ध केंद्रों से एक है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बगरू जो है ये कहाँ पे हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। बगरू जो है राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी ऑप्शन, वृषभ की, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृषभ की पूजा की जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। महाराष्ट्र का जो पोला त्यौहार है इसमें वृषभ की पूजा की जाती है और ये जो है ये मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन महीने के यानी कि सावन मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योगिनी व पशुधन की पूजा किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से असम का कौन सा नृत्य हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू जो है यह असम से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा नौटंकी जो है ये यूपी का हो जाएगा, कथकली केरल का, गरबा जो है ये गुजरात का एक लोक नृत्य हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया असम का, तो वो हो जाएगा बिहू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेखला चादर डैश यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है।
अब देखिए मेखला चादर जो है यह असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डी और ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? आपको बताना है कि संगीतकार अरविंद पारीख जो हैं यह किससे जुड़े हैं। सही आंसर जो हो जाएगा अरविंद पारीख, यह ऑप्शन नंबर बी सितार से जुड़े हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार से। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। अरविंद पारीख का जन्म जो है 19 अक्टूबर 1927 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। अरविंद पारीख जो है सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इसके अलावा कहा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये शहनाई वादक हो जाएंगे। और इसके अलावा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हो जाएंगे। और जाकिर हुसैन जो है तबला से हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, चेमाचेरी कुन्ही रमण आपसे पूछा गया है, तो ये मोहिनीअट्टम नहीं कथकली होगा। और ये कथकली जो है केरल का है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है? किसके समान होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल है। ये जो है ये आलाप के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कीर्ति मदनाष्टक के नाम से जाना जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रहीम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह जो है किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन महावीराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए। क्या कह रहा है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पंजाब का कौन सा वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? सही आंसर हो जाएगा चिक्का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिक्का। अगला सवाल है कि अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख जो है किसने किया था? अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख जो है ये किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बताता है। बहुत बढ़िया भाई, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चंद बरदाई ने। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई ने। अगला सवाल आपके सामने, इसको देखिए। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको समझिए भाई। सवाल है कि मथुरा कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? कौन सा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? देखिए मथुरा कला विद्यालय जो है ये कुषाण शासन के काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन कुषाण के समय में। अगला सवाल है कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? आपको बताना है किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का जो मुख्य वेशभूषा है यह है शाल और इसके अलावा स्कर्ट यानी बिना कमीज की, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो बिना कमीज और कॉलर वाली, तथा ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं। कमर पर एक कपड़ा बांधती हैं जिसे मुशाइक के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की महिलाएँ जो हैं ये मुख्य परिधान में साड़ियाँ पहनती हैं। अगला सवाल है कि चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है?
देखिए चारुकला नृत्य जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूर्य मंदिर है सूर्य देव को समर्पित है और यह जो है ये उड़ीसा के कोणार्क में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है कि कथकली जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा कथकली जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन केरल का। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिए क्या कह रहा है। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपाल में। अगला सवाल है कि 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह कौन थी? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सही सुमेलित नहीं है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले अर्ध कुंभ जो है ये प्रति 6 वर्ष बाद लगता है, या बिल्कुल सही है। और कुंभ मेला जो है ये हर दूसरे वर्ष लगता है, गलत है। इसके अलावा कुंभ जो है प्रति 12 वर्ष बाद और महाकुंभ जो है ये पूरे 144 वर्ष बाद लगता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा गलत कौन सा है? कुंभ मेला हर 2 वर्ष नहीं प्रति 12 वर्ष पर लगता है। तो कुंभ मेला जो है प्रति 12 वर्ष पर लगता है, तो ऑप्शन वो भी गलत है। अगला सवाल है कि संस्कृति किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? संस्कृत जो है किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड की। अगला सवाल है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। दिलवाड़ा में जैन मंदिर जो है माउंट आबू अरावली पर्वत पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, माउंट आबू अरावली पर्वत पर। अगला सवाल कि संत कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? संत कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन मगहर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगहर में। अगला सवाल है आपके सामने कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो है यह सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? देखो भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्लास करवा रहा हूँ और आज ही अपना भी जीके कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद साइंस देखते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ क्वेश्चंस खत्म हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गीत जो है ये सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? भाई 12वें कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था। 12वें कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। सही आंसर जो हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है ये हो जाएगा ईसाई धर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म। अगला सवाल है आपके सामने, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो है किसने किया था? अनुवाद आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो है ये किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन श्री अरविंदो ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
देखिए मित्र, हमारा यही टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज़ करवा रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार जो है ये इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है ये हो जाएगी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला सवाल है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा होता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह जो है चैत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चैत्र। अगला सवाल है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है यह किस प्रांत में बोली जाती है। तो देखिए भाई, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, सवाल आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में। आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु ठीक है, कथकली ये कर्नाटक नहीं है, केरल होना चाहिए। तो कथकली जो है ये केरल होना चाहिए, यही गलत है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से किस देश में पैदा हुए थे। आपको बताना है कि लियोनार्डो दा विंसी जो है किस देश में पैदा हुए थे। सही आंसर हो जाएगा इटली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रसिद्ध जो तानसेन समारोह है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह जो है कहाँ पर आयोजित होता है। देखिए, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह जो है यह आपका ग्वालियर में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। अगला सवाल है कि सितारा देवी जो है किससे संबंधित हैं। सितारा देवी जो हैं यह किससे संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कथक से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अल्लाह रखा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तबला से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल अब बचा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये गाइज अपना कंप्लीट हो गया है, जीके के जितने हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी बचा भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसके बाद मिलते हैं एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।